Michael, taking you to the last topic of this chapter, cell, the unit of life. ठीक है, सो आज के बाद हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को वापस हाथ लगाने नहीं वाले हैं. सो बधाई हो, फाइनल पार्ट आ गया. सो दिस पार्ट इज नथिंग बट योर साइटोस्केलेटन, cilia एंड flagella. One of the interesting topic of this particular cell the unit of life. ठीक है, सो बढ़ते आगे. If I'm considering a cytoskeleton, there is a presence of fibril network within a cytoplasm. So यहाँ पे if I'm considering a cytoskeleton, that is nothing but a network of fibrils in cytoplasm. अब यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है that cyto is something related to cytoplasm and skeleton is nothing but जो सेल को शेप देने वाला है. ठीक है, सो जब कभी भी हम लोग साइटोस्केलेटन की बात करते हैं, दिस इज सम नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स in cytoplasm that is going to perform different activity based on their types. So if I'm talking about the types of cytoskeleton, so there are total three different type. ठीक है, पहली तो बात है that is microfilament. ठीक है, सो यहां पे अगर मैं माइक्रोफिलामेंट्स की बात करता हूं एंड दिस इज द नेटवर्क, तो दिस इज एक्टिंग एज अ रोड विद इन द सेल. यहां पे सेल के अंदर साइटोस्केलेटन मॉलिक्यूल्स आर एक्टिंग एज अ रोड जिसके ऊपर कुछ गाड़ियां चलने वाले. सो देयर शुड बी वन पॉलीमर एंड वन मोटर प्रोटीन वॉकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट. सो यहां पे अगर मैं माइक्रोफिलामेंट की बात करता हूं, सो माइक्रोफिलामेंट इज बेसिकली मेड अप ऑफ योर पॉलीमर कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट. यहां पे अगर मैं माइक्रोफिलामेंट की बात करता हूं तो उसका पॉलीमर कौन हो गया? एक्टिन फिलामेंट. तो रोड किससे बना है? एक्टिन फिलामेंट से. एंड इसके ऊपर जो चलने वाला प्रोटीन है दैट इज नथिंग बट माई मोटर प्रोटीन इज नथिंग बट मायोसिन. अरे सर, ये तो पहले सुना हुआ है कहीं तो, एक्टिन और मायोसिन. इट्स समथिंग रिलेटेड टू मसल. यस, in case of muscle contraction, your actin and myosin are also going to play a major role. यहां पे माइक्रोफिलामेंट्स का बस इतना ही रोल नहीं है. कोई भी साइटोस्केलेटन मॉलिक्यूल जब कभी भी मैं कंसीडर करता हूं, सो हर एक साइटोस्केलेटन की अपनी अपनी एक अलग टेंडेंसी रहेगी टू हेल्प देम विद इन द सेल. अगर मैं माइक्रोफिलामेंट्स की बात करता हूं, सो फर्स्ट वन इज मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर द माइक्रोफिलामेंट इज गोइंग टू बी यूज्ड. ठीक है, जहां पे मेरे पास एक्टिन फिलामेंट रहेगी और मायोसिन एज अ मोटर प्रोटीन रहने वाला है. सो मायोसिन क्या करेगा? वो मसल को खींचेगा. और ये मसल बना किससे था? एक्टिन फिलामेंट से. सो सिंपल है, एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा अंडर द प्रेजेंस ऑफ मायोसिन. इसके बाद द माइक्रोफिलामेंट इज एबल टू हेल्प इन सेल डिवीजन. अब बोलोगे कि सेल डिवीजन में कहा, तो जनरली सेल डिवीजन के अंदर जब कभी भी तुम्हारा साइटोप्लाज्म सेपरेट होगा, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. ठीक है, सो तब जाके क्या होने वाला है? देयर इज गोइंग टू बी द यूज ऑफ माइक्रोफिलामेंट. देयर आर सम रिंग्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोफिलामेंट रिंग्स. और ये रिंग क्या करेंगे? सारे के सारे साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देंगे into two different पार्ट एंड that will help in the formation of two cells. इसके बाद there is one more role of microfilament that can be changeable, that is deciding position of
सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स इसी पोजीशन पे रहेंगे। ये कौन डिसाइड करने वाला है? तुम्हारा साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन का क्या फायदा रह सकता है इतना? इफ आई एम कंसिडरिंग एनी रोड, ठीक है, अगर मेरे पास यहां पे ईआर प्रेजेंट है और यहां कहीं दूर गोल्जी apparatus प्रेजेंट है, तो क्या प्रोटीन बहता 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 कहीं बह नहीं जाएगा विद इन द सेल? ठीक है, ये बहते बहते कहीं खो जाएगा। तो इसको बस गोल्जी apparatus तक ही पहुंचाना है। इसलिए यहां पे क्या रहने वाला है? देयर शुड बी सम ट्रैक। और जिस ट्रैक पे चलते 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 प्रोटीन क्या हो जाएगा? गोल्जी apparatus तक पहुंच जाएगा। सो इसलिए उसको चलाने के लिए कौन दिया है? मोटर प्रोटीन। और रास्ता किससे बना है? फ्रॉम द पॉलीमर। हर एक साइटोस्केलेटन का अपना अपना एक पॉलीमर रहने वाला है एंड अपना अपना मोटर प्रोटीन रहने वाला है। नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट योर केस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो दूसरा टाइप का जो साइटोस्केलेटन है दैट इज नथिंग बट माई माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये बना किससे? दिस इज मेड अप ऑफ अ पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन यूनिट्स। ठीक है, छोटे छोटे मोनोमर्स ऑफ ट्यूबुलिन एक बना के क्या बना रहे? कंप्लीट चेन कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल। सो यहां पे जो पॉलीमर बना रहेगा, द पॉलीमर इज बेसिकली मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन मोनोमेरिक यूनिट्स। अब ट्यूबुलिन मोनोमेरिक यूनिट्स की जब बात कर रहे हैं तो ये रास्ता तो बना दिया, बट इस रास्ते पे चलने वाले देर आर टू मोटर प्रोटीन्स। सो यहां पे अगर मैं मोटर प्रोटीन्स की बात करता हूं, सो दिस मोटर प्रोटीन्स आर टू इन नंबर, दैट इज डाइनिन एंड काइनेसिन। ठीक है, अब तुम लोगों को यह सवाल आना चाहिए कि माइक्रोफिलामेंट के पास तो एक ही मोटर प्रोटीन था, माइक्रोट्यूब्यूल के पास दो मोटर प्रोटीन है, ऐसा क्या फायदा हो गया कि माइक्रोट्यूब्यूल को दो मोटर प्रोटीन रखने पड़े? सो यहां पे एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि कभी भी हम लोग अगर कोई डिलीवरी देते हैं तो वापस घर पे आते हैं ना, या उन्हीं के घर पे रह जाते डिलीवरी देके? सो यहाँ पे वैसा ही कुछ काम ये मोटर प्रोटीन कर रहा है। अगर डाइनिन फॉरवर्ड चलेगा तो काइनेसिन कैसा चलने वाला है? रिवर्स डायरेक्शन में। सो अगर कोई वेसिकल लोडेड विथ प्रोटीन रहा तो उसको डिलीवर करने एक मोटर प्रोटीन जाएगा और खाली डब्बे को वापस लेके आने के लिए एक और मोटर प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। सो दिस टू मोटर प्रोटीन्स आर वर्किंग इन opposite direction. So they are working in opposite direction. सो अब इसका क्या फायदा है सर? माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऐसा क्या स्पेसिफिक रोल है? सो फर्स्ट वन इज नथिंग बट इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल। डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल। ये भी सेल ऑर्गेनल का इट हेल्प्स to determine the location of cell organelle. ठीक है, इसके बाद इट इज हेल्पिंग इन सेल डिवीजन अगेन। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? सेल डिवीजन में भी तो हेल्प कर रहा है। अब सेल डिवीजन में एग्जैक्टली माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नथिंग बट योर स्पिंडल फाइबर्स। ये हो गया ना खुलासा। ठीक है, जिस स्पिंडल फाइबर को हम 10th स्टैंडर्ड से ये पढ़ते आ रहे हैं दैट दिस आर हेल्पफुल फॉर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, वही स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली कौन है? दिस आर नथिंग बट योर माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड फोर्थ केस इज सेल लोकोमोशन।
ठीक है। लोकोमोशन का जब मीनिंग पता रहेगा तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, द लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, जब उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है। मैथमेटिकल ग्राफ पे जब उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर गोइंग टू सी दैट वन organism is moving from one position to another, and that is nothing but your cell locomotion, and that is basically used in case of cilia and flagella. अब सेल लोकोमोशन करेंगे, सो दिस आर बेसिकली generating pressure due to which locomotion occurs. ठीक है। अगर प्रेशर ही जनरेट नहीं किया, कोई फोर्स दिया ही नहीं ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया, तो यहां पे लोकोमोशन की कोई बात ही नहीं आएगी। सो इसलिए फॉर लोकोमोशन दे हैव टू जनरेट सम प्रेशर। नेक्स्ट केस इज योर थर्ड साइटोस्केलेटन is nothing but your intermediate filament. ठीक है। इसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट के पास कोई मोटर प्रोटीन नहीं रहता। अब मोटर प्रोटीन नहीं रहेगा तो ये दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। अगर मूवमेंट ही नहीं हो रहा तो ये क्या करेगा, एज अ अंबुजा सीमेंट की तरह काम करेगा। सो सेल को रिजिडिटी देने के लिए किसको रखा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। पूरा पूरी सेल कैनॉट बी अ फ्लेक्सिबल इन नेचर। उसका जो शेप है वो वैसे ही डिसाइड रहेगा एंड इट गेट सम रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है। जिसके वजह से हम लोगों के पास क्या रखा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो दिस इंटरमीडिएट फिलामेंट हैज पॉलीमर made up of collagen fibers. ठीक है। यहाँ पे कोलेजिन फाइबर्स प्रेजेंट है, उसका जो पॉलीमर बनेगा आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल कोलेजिन फाइबर, ठीक है, वहां पे जाके फाइनली क्या बनने वाला है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। एंड देर इज नो मोटर प्रोटीन। यहाँ पे कोई मोटर प्रोटीन चलने वाला नहीं है। सो इसका एक ही काम है, इट प्रोवाइड्स strength and rigidity to the cell। ठीक है। सो इसने क्या कर दिया, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल। अब ये बात और भी दिमाग में आनी चाहिए, अगर ये पॉलीमर बनाए जा रहे सो एक टाइम के बाद ये पॉलीमर इतना लंबा हो जाएगा कि सेल को फाड़ के बाहर आ जाएगा। तो सेल तो फट नहीं रहे, सेल का शेप तो वैसे ही मेंटेन रह रहा है, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल का पोजीशन है वो भी टस से मस नहीं हो रहा है, वो वैसे ही उसी जगह पे प्रेजेंट है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि द साइज और द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर साइटोस्केलेटन इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट रखा कैसे रहेगा, इफ सपोज यहां पे पहले एक नोट लिख देते हैं दैट the length of cytoskeleton is kept constant, but it can vary according to the function। ठीक है। ये वेरी हो सकता है, बट कब वेरी होगा, जब उसका कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करना रहेगा। इन केस ऑफ सपोज सेल डिवीजन, कभी कभी तुम्हारे साइटोस्केलेटन बड़े होंगे, कभी छोटे होंगे। सो यहाँ पे लेंथ वेरी कर रहा है, बट अगर मैं सेल को ऐसे ही रख देता हूं, आराम कर रहा है भाई, रिलैक्स कर रहा है,
सो यहाँ पे सेल के पास कोई डिवीजन फिविजन चाहिए नहीं, वो आराम से अपना अपना खाना खा रहा है। ठीक है, ऐसे टाइम पे जो सेल का शेप मेंटेन रखना है, ऐसे टाइम पे तुम्हारा लेंथ ऑफ साइटोस्केलेटन इज गोइंग टू बी योर कांस्टेंट। सो यहाँ पे साइटोस्केलेटन कांस्टेंट रखा कैसे जाएगा? अगर यहाँ पे सपोज ये चेन बढ़ते जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ये बढ़ते 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 बहुत लंबा हो गया, तो इन दिस पर्टिकुलर राइट डायरेक्शन यहाँ पे क्या चल रहा है? पॉलीमराइजेशन। अब जिस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन चलेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेस ऑफ डीपॉलीमराइजेशन इज ऑल्सो गोइंग टू ऑकर, बट इसका जो रेट रहेगा इज गोइंग टू लेस, और जो पॉलीमराइजेशन का रेट रहेगा दैट विल बी हाई। सो ऑन दिस पर्टिकुलर एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी on a single cytoskeleton molecule, on the basis of antagonist property on single cytoskeleton molecule, the particular cytoskeleton length is kept constant. Easy. यहां पे अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करूंगा दैट इज सीलिया एंड फ्लैजेला। अब सीलिया एंड फ्लैजेला ये नाम तो सुने थे, ठीक है? जिस किसी ने भी नहीं सुने, प्लीज गो एंड चेक आउट माय प्रोकैरियोटिक सेल लेक्चर। सीलिया एंड फ्लैजेला आर टू लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, ये कैसे है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अब ये जो अगर लोकोमोटरी ऑर्गन है, मतलब दिस आर हेल्पिंग अ सेल टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू another location. But cilia are hair-like structure, but flagella is a ribbon-like structure. So जब कभी भी मैं रिबन का यूज करूंगा, ये थोड़ा सा लंबा है। लंबा है मतलब प्रेशर ज्यादा लगा पाएगा, एंड सीलिया का प्रेशर कम रहेगा। सो जब कभी भी ऑर्गेनिज्म इज हैविंग फ्लैजेला, इट कैन मूव फास्टर एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिज्म हैविंग सीलिया। समझ में आ रहा है? So यहाँ पे if I am considering a cilia, this is my hair-like structure on complete surface of organism. But वही अगर मैं फ्लैजेला की बात करता हूं, so flagella is nothing but a ribbon-like structure. और ये कैसा रहने वाला है? स्लाइटली लंबा रहने वाला है। ठीक है, सो इट कैन बी वन, इट कैन बी टू, और इट कैन बी मल्टीपल फ्लैजेला। ऐसा नहीं है कि बस एक ही फ्लैजेला रहना चाहिए ऑर्गेनिज्म को। सो देयर कैन बी ईदर सिंगल, डबल और मल्टीपल फ्लैजेला ऑन द ऑर्गेनिज्म। अगर मैं किसी भी सीलिया या फ्लैजेला की बात करता हूं, सो देयर हैज टू बी बेसिक 3 यूनिट्स। एक को बोलते हैं बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी नाम से ही समझ रहे हैं, कहीं तो बेस के अंदर द पर्टिकुलर बॉडी लाइक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू प्रेजेंट। सो ये बेसल बॉडी क्या है? दिस इज अ पार्ट एम्बेडेड विद इन द सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ पार्ट embedded in surface of an organism। और ये सारा भार कौन हैंडल कर रहा है? योर बेसल प्लेट। सो ये बेसल बॉडी किसके ऊपर प्रेजेंट रहने वाली है? ऑन बेसल प्लेट। द बेस पोर्शन of cilia or flagella is nothing but my basal plate, and इसके ऊपर जो थोड़ा रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? शाफ्ट। ठीक है,
the column shaped structure over basal body, जहां से क्या आने वाला है अपना फ्लैजेला या सीलिया। सो अगर मैं स्ट्रक्चर को डिटेल में देखना चाहूंगा, सो यहां पे हमारे पास देयर इज अ बेसल बॉडी। ये ऊपर का जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट माय शाफ्ट, और यहां पे जो प्रेजेंट रहेगा, दिस इज नथिंग बट माय बेसल प्लेट। सो यहाँ पे प्लेट है, दिस वन इज माय पार्ट ऑफ बॉडी, एंड फाइनली दिस इज नथिंग बट माय शाफ्ट, एंड शाफ्ट के ऊपर जो निकल रहा है दैट इज नथिंग बट माय सीलिया। यहां तक कुछ डाउट? सो देयर इज योर बेसल प्लेट, then vessel body, then shaft, and finally there is going to be the presence of cilia or flagella. बट अभी तुम्हारे पोर्शन में बस सीलिया ही दिया हुआ है, तो सीलिया को सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और खुशी खुशी कभी याद करेंगे कि ये छोटा सा कोई तो एक साइटोस्केलेटन का मॉलिक्यूल था जो सेल को लोकोमोशन करने में हेल्प कर रहा था। सो अगर मैं सीलिया की बात करता हूं और सीलिया का सर धड़ से अलग कर देता हूं, खपक, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे पास एक स्ट्रक्चर मिलेगा इफ आई एम लुकिंग दैट पर्टिकुलर सीलिया फ्रॉम टॉप। और ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। अब ये सर्कुलर स्ट्रक्चर को बाहर से, ये स्ट्रक्चर को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड शीथ। सो अगर अपर पार्ट से देखें, ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर टॉप व्यू ऑफ सीलिया। तो यहां पे देयर इज आउटर कवरिंग दिख के आएगा, एंड दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड शीथ। बट वही अगर मैं कवरिंग के अंदर देखता हूं, सो द कंप्लीट सेट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, सो इनर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्सोनिम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सोनिम। अब लोकोमोशन में एक साइटोस्केलेटन यूज हो रहा था, दैट वाज नथिंग बट योर माइक्रोट्यूब्यूल। अगर माइक्रोट्यूब्यूल की बात आएगी तो मोनोमर कौन थे तुम्हारे? ट्यूबुलिन मोनोमर। पीछे अगर मैं देखता हूं, सो यहाँ पे कितने मोनोमर्स प्रेजेंट रहने वाले हैं? ये डबलेट में एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ पकड़ के रुके। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये सारे के सारे 9 doublets are present on the peripheral region of sheath but from the inner side. So there is going to be presence of 9 doublet of tubulin comprised of tubulin A and tubulin B. ठीक है, सो यहां पे मेरे पास दो monomers present है, that is tubulin A and tubulin B, which are forming my doublets. और ये सारे doublets कहाँ present है? These are present on periphery periphery present on periphery of sheath but on inner side, ठीक है, जिसको लाइनिंग ऑफ शीथ भी बोल सकते हैं। सो शीथ के अंदर देर इज अ प्रेजेंट ऑफ 9 doublets of tubulin which are made up of two monomers, that is tubulin A and tubulin B. अब ये 9 के 9 doublets को अगर ऐसे ही छोड़ दे
तो ये यहाँ वहां भागना चालू करेंगे। सो इस सारे डबलेट्स को जोड़ा जाता है। सो द डबलेट्स आर कनेक्टेड बाय नेक्सिन प्रोटीन। ठीक है। सो नेक्सिन प्रोटीन का काम क्या है, दैट इट हेल्प्स टू कनेक्ट दिस पर्टिकुलर डबलेट्स टुगेदर। सो ये सारे डबलेट्स जो 9 के 9 प्रेजेंट है ऑन द पेरिफेरल रीजन ऑफ द शीथ, ये सारे किससे जोड़े गए हैं, बाय नेक्सिन प्रोटीन। ये छोड़ के देयर इज गोइंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ dynein and kinesin protein. So dynein and kinesin motor protein are also present. और अगर सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल बाजू से निकलने चालू हो गए तो बीच का जगह क्या करेगा, कैविटी फॉर्म करेगा। तो कैविटी से क्या फायदा होगा, कुछ फायदा तो है नहीं। सो फ्रॉम मिडल दे हैव केप्ट टू सिंगलेट। अगर यहां पे देखें तो ये एक और ये दो, दिस आर माय टू सिंगलेट मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सो यहां पे क्या प्रेजेंट रहने वाले हैं, देयर आर टू सिंगलेट मॉलिक्यूल। सो देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ टू singlet molecules in the center of structure। ठीक है। स्ट्रक्चर के बीच में, स्ट्रक्चर के बीच में there is nothing but your singlet molecule, and this singlet molecule are joined by interdoublet bridge। ठीक है। so these are the singlets are joined by interdoublet bridge। ठीक है। अब ये इंटरडबलेट ब्रिज क्यों बोला गया है, ठीक है। सो यहां पे अगर इंटर की बात करता हूं, सो देर आर टू सिंगलेट, सो दो अलग मॉलिक्यूल्स है। अब ये दो अलग मॉलिक्यूल एक ब्रिज के स्ट्रक्चर जैसे ज्वाइन किए गए हैं, लाइक दिस। इफ दिस इज माई ट्यूबुलिन 1 एंड दिस इज ट्यूबुलिन 2, यहाँ पे एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है जो डबल बॉन्ड के साथ जॉइंट है। देयर आर सम डबल कनेक्शन बिटवीन टू ट्यूबुलिन molecules and that is going to form my interdoublet bridge। और हर ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल के थ्रू, चाहे वो डबलेट हो या सिंगलेट हो, देयर आर गोइंग टू बी लीडिंग ऑफ योर माइक्रोट्यूब्यूल फाइब्रिल्स। ठीक है। सो ये सारे ट्यूबुलिन यूनिट से क्या होने वाला है, माइक्रोट्यूब्यूल फाइब्रिल्स आर कमिंग आउट। सो यहां पे देयर इज, if I'm considering each tubulin group leads to give out microtubulin fibrils। सो यहां पे सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स तो बाहर निकल रहे हैं। अब हमारे पास टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने चाहिए, नाउ 9 doublets are leading to 9 fibrils। और इंटरेस्टिंगली दो सिंगलेट्स जो है ये क्या करेंगे, दो फाइब्रिल्स को गिव आउट करेंगे एंड दिस आर गोइंग टू बिकम माय 11 microtubulin fibrils which are coming out
फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्यूबुलिन ग्रुप्स। अब ये सारे के सारे जो 11 फाइब्रिल्स है, दिस आर रनिंग पैरेलल, रन्स पैरेलल टू शीथ। अब शीथ को तो पैरेलली रन कर रहे, बट ऐसे टाइम पे जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मूव होना है, अगर उसको आगे मूव होना रहेगा तो सारे के सारे माइक्रोट्यूबुलिन को प्रेशर कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? पीछे की तरफ। यही करते हो ना चलते वक्त, जब पैरों से फोर्स लगा के तुम लोग पीछे ट्रांसफर करते हो फोर्स को, तभी जाके मूवमेंट कहाँ होने वाला है? आगे होने वाला है। सो सेम टू सेम चीज ये लोग किसके हेल्प से कर रहे हैं? थ्रू साइटोस्केलेटन। सो एज सुन एज organism has to move, organism has to move forward, the aggregated fibrils should apply a force per unit area in backward direction। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन। तब जाके ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड मूवमेंट। सो ही हैज टू मूव फॉरवर्ड। कब? जब बैकवर्ड डायरेक्शन में फाइब्रिल्स क्या करेंगे? फोर्स लगाना चालू करेंगे। एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट और लोकोमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यूजिंग सीलिया और फ्लैजेला। अब नेक्स्ट पार्ट रहेगा तुम्हारा सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स। अब ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की जो बात है, ये कहां प्रेजेंट रहेगा? दे आर प्रेजेंट इन द बेसल बॉडी। ठीक है, कहां प्रेजेंट रहने वाले हैं? इनसाइड द बेसल बॉडी। और ये बेसिकली एक फैक्ट्री है जो क्या बना रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स को। यहां तक बात आ रही है समझ में? ये क्या है? एक फैक्ट्री है जो क्या कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने में लगा पड़ा है। सो यहां पे अगर देख पाते रहोगे तो सेंट्रोजोम में ये सारे के सारे तुम्हारे क्या दिख रहे हैं? दिस आर नथिंग बट योर स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम द सेंट्रोजोम। सो ये स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली क्या थे? तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने की फैक्ट्री कौन हो गया फिर? तुम्हारा सेंट्रोजोम। अब यहां पे सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंट रहेंगे? लेट्स सी दैट। सो अगर मैं सेंट्रोजोम की बात करता हूं, सो सेंट्रोजोम के अंदर, इफ दिस इज माय सेंट्रोजोम, so there is going to be a presence of centriole। और ये सेंट्रियोल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बैठे हुए रहते हैं। सो देयर इज आउटर कवरिंग कॉल्ड एज सेंट्रोजोम। ठीक है, और अंदर कौन बैठे हैं? ये भाई साहब सेंट्रियोल। ईच सेंट्रोजोम हैज टू सेंट्रियोल। ठीक है, ईच सेंट्रोजोम इज गोइंग टू हैव टू सेंट्रियोल्स। अब ये सारे सेंट्रियोल्स कैसे बैठे हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और सेंट्रियोल्स के अंदर भाई साहब देर आर 3 सब यूनिट्स ऑफ ट्यूबुलिन। जैसे सीलिया के अंदर 2 थे द डबलेट्स, यहां पे क्या रहने वाला है? ट्रिपलेट। ट्रिपल रोल आ गया। सो ये ट्रिपल रोल किसका रहने वाला है? ट्यूबुलिन ए, ट्यूबुलिन बी एंड ट्यूबुलिन सी। अब यहां पे कुछ एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है दैट इज अराउंड सेंट्रियोल, एंड दिस फ्लूइड
is called as pericentriolar fluid. पेरी मीन्स बाहर की तरफ, किसकी बाहर की तरफ है? सेंट्रियोल्स के. सो दिस वन इज पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड दैट इज amorphous in nature. ठीक है. अब जब कभी भी amorphous नेचर की बात आती है मीन्स यहाँ के जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सारे के सारे कैसे रहने वाले हैं? लूजली अरेंज्ड मॉलिक्यूल. इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? amorphous नेचर. और ये क्या कर रहा है? तुम्हारे सेंट्रियोल को प्रोटेक्ट करके रख रहा है फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक. सो यहां पे अगर मैं सेंट्रियोल्स की बात करता हूं, सो सेंट्रियोल्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ 3 ट्यूबुलिन सब यूनिट्स. अगर मैं 3 ट्यूबुलिन सब यूनिट्स की बात कर रहा हूं, सो ऑल आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. तो यहां पे टोटल 9 ट्रिपलेट्स आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरी. सो यहां पे क्या है? 9 ट्रिपलेट्स आर प्रेजेंट इन पेरिफेरी comprising of tubulin A, tubulin B and tubulin C, and they are perpendicular to each other. अब भाई साहब यहां पे भी तो कोई ना कोई प्रोटीन होना चाहिए जो क्या करने वाला है? इस पर्टिकुलर चीज को जोड़ने वाला है. और यही जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है ए सी लिंडर. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए सी लिंडर. सो दिस मॉलिक्यूल which is joining A subunit of tubulin with the C of the next one. इसको क्या बोलेंगे? A C lind. अब यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? A C लिंडर. ये क्या करने वाला है? It joins tubulin A with tubulin C. अब यहां से कुछ स्पोक की तरह स्ट्रक्चर बाहर आ रहे हैं. ठीक है. गाड़ी के स्पोक्स रहते हैं ना टायर के अंदर, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर यहां से क्या होते वाले? बाहर आने वाले. एंड दिस आर कॉल्ड एज माय रेडियल स्पोक. और ये कनेक्ट होते हैं एट अ सेंटर पॉइंट कॉल्ड हब. ठीक है. सो यहाँ पे चीजें कौन कौन सी है? रेडियल स्पोक, ए सिलेंडर, द ट्रिप 9 ट्रिपलेट्स ऑन द पेरिफेरल रीजन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो यहाँ पे ए सिलेंडर के पास क्या रहने वाला है? रेडियल फाइबर्स, जिसी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्पोक, दैट कनेक्ट्स ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर विथ हब. विथ हब. अब ये जो हब रहने वाला है, दिस इज प्रोटीनेशियस इन नेचर. अब प्रोटीनेशियस है मतलब जो भी ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल बनेंगे which are forming the microtubule fibrils, those are coming out from this particular hub. तो यहाँ पे हो गया hub, ये हो गए रेडियल स्पोक. And hub is basically leading to the formation of माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने आ रहे. ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे टू द 9 ट्रिपलेट्स एंड फाइनली दिस ऑल आर कमिंग आउट इनसाइड द सीलिया एंड हेल्पिंग फॉर द लोकोमोशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगर मैं फ्लैजेला की बात करता हूं, थोड़ा सा पीछे जाके यहां पे ही देख लेते. अगर मैं नोट में फ्लैजेला की बात करता हूं, so flagella is called as smallest motor in the world.
अब स्मॉलेस्ट मोटर इन द वर्ल्ड बोला क्यों रहेगा? दैट शुड बी योर क्वेश्चन। ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म माइक्रोमीटर के साइज में प्रेजेंट है, फ्लैजेला उसके ऊपर प्रेजेंट है, तो वो हो गया और छोटा स्ट्रक्चर। एंड फ्लैजेला हैज टू मूवमेंट, वन इज रोटरी मूवमेंट एंड whiplash movement. Whip, whiplash movement. सो जहां पे ये रिबन क्या होने वाला है, गोल गोल तो घूमने वाला है, बट सटक करके ये क्या करने वाला है, उस पानी को पीछे ढकेलने वाला है। दैट इज हेल्पफुल फॉर द लोकोमोशन पर्पस। सो ये रोटरी मूवमेंट के वजह से विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेला, सो जिसके वजह से इसको क्या बोला जाएगा, द स्मॉलेस्ट मोटर इन द वर्ल्ड। आई होप यू हैव लाइक दिस टॉपिक एंड दिस वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहां पे एक्चुअल में आगे जाके अगर किसी को इच्छा रहेगा साइटोस्केलेटन स्टडी में, सो वहां पे प्रॉपरली फिजिक्स और मैथमेटिक्स तगड़ा आना चाहिए भाई। सो यहाँ पे ही हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का एंड कर देते हैं। कुछ ब्रेनस्टॉर्म के क्वेश्चन इस टॉपिक के बाद आने ही वाले हैं। आई होप यू विल लव दैट क्वेश्चंस एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पर्टिकुलर चैनल टू अदर्स, बिकॉज जैसे तुम लोग इस चैनल का मजा ले रहे हो, आजू बाजू के भी लोग इस चैनल के थ्रू एटलीस्ट बायो के लिए प्यार जताना चालू करें। दिस इज माई मोटो बिहाइंड इट। नीट एंड बोर्ड्स, दिस आर वन ऑफ द एग्जाम्स जहां पे तुम लोग किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट को फेस करने वाले हो, बट अगर बायोलॉजी दिल से नहीं पढ़ोगे या उस सब्जेक्ट को फील नहीं करोगे, तो वो मजा आएगा नहीं टू लर्न दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, सो उसको फील करो, उसके एप्लीकेशंस को समझो एंड देन आगे बढ़ो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड tap on that bell icon for the next videos. Thank you guys. Bye bye. Sayonara.